गाइस, अपने लास्ट लेक्चर में अपने पढ़ा था रेट अभिक्रिया का वेग क्या होता है, वेग नियम क्या होता है, वेग नियम में किसी भी अभिक्रिया को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है उसमें पढ़ा था। और रिप्रेजेंट के अकॉर्डिंग अपन ने किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व किया था। ठीक है, लास्ट लेक्चर में अपन ने इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ा था 4NH3 5O2 4NO + 6H2। इस अभिक्रिया में NO की इंफॉर्मेशन दे देगी। उस NO की इंफॉर्मेशन में ये बताया गया कि कुछ समय बाद NO की जो कंसंट्रेशन है वो इतनी सी बढ़ जाती है, मतलब कुछ चेंज हो जाती है। तो उसमें 4-5 क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन था कि NO के बनने की दर पूछी थी। सेकंड क्वेश्चन क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन। थर्ड क्वेश्चन था विलुप्त होने की दर। और फोर्थ क्वेश्चन था H2 के बनने की दर। और फिफ्थ क्वेश्चन था O2 के विलुप्त होने की दर। 5 क्वेश्चन आए थे। उस 5 क्वेश्चन में अब आप सोच रहे किसी बोर्ड में या फिर किसी कॉम्पिटिटिव में ऐसे आता है क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं आता। किसी इन 5 क्वेश्चन में का एक सेगमेंट आपको बोर्ड में मिलेगा। ठीक है भैया, चलो देखते हैं कैसा मिलता है एक सेगमेंट, उसके बारे में अपन देखते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन बात करते हैं, 2A + B ये प्रोडक्ट मान लो। अभिक्रिया में A की सांद्रता 10 सेकंड में 0.5 से 0.4 से 4 मोल प्रति लीटर घट जाती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया का वेग ज्ञात करना है। ठीक है भैया, तो अभिक्रिया का वेग ज्ञात करने के लिए रेट नियम में अपन को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। रेट नियम में किसकी इंफॉर्मेशन दे रही है कि रिएक्टेंट बोले एक की रिएक्टेंट में एक की इंफॉर्मेशन दे रही है कि उसी के अकॉर्डिंग अपन उसका रेट निकाल सकते हैं। तो इसका रेट नियम में लिखो 1/2 - TA/dt। ठीक है भैया, -1/2 कितना। और रेट नियम में क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल रेट कितनी आई भैया, कितनी आई 0.4 - 0.5। ठीक है, अपॉन 10। इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2 या 20 हो जाएगा। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 100 × 10⁻³ अपॉन 20। और ये कितना हो जाएगा 5। इसका आंसर आएगा 5। अगर मान लो बोर्ड का क्वेश्चन है और आप ऐसा करके आ जाते हो, छोड़ के ऐसा करके आप आ जाते हो, तो आप आ जाते हो तो बट आपको उसमें से पूरे नंबर कभी नहीं मिलते। इसमें से एक जानकारी आपने छोड़ दी है, वो जानकारी कौन सी थी आपकी, यूनिट की। तो बोर्ड के क्वेश्चन में इसकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। इसकी यूनिट भी लिखना, लिख के आनी चाहिए आपको, मोल, लीटर इनवर्स और ये सेकंड इनवर्स। तो यूनिट का भी इंपॉर्टेंस होता है, नहीं तो पता नहीं क्या होता 5 × 10⁻³ क्या है, घंटा है या फिर मिनट है या सेकंड है या फिर किलोमीटर है या फिर एम्पेयर है, क्या है, वोल्ट है। तो इसकी यूनिट इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है भैया, अब अपन एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक अभिक्रिया पद नियम R = KAB में क्रियाकारकों का आयतन प्रारंभिक आयतन से 1/4 टाइम्स कर दिया जाए तो अभिक्रिया का वेग कितना होगा। ठीक है भैया, अब देखो अभिक्रिया का वेग कितना हो। अभी तो इस वेग इस फॉर्म में जानकारी है। अगर इसमें इसकी आयतन प्रारंभिक आयतन से कितना कर दिया जाए, 1/4 कर दिया जाए। अब एक चीज अपन को पता होनी चाहिए, आयतन के बारे में जानकारी दे रखी है और अपन को तो कंसंट्रेशन है, क्या दे रखी, सांद्रता और दे आयतन की जानकारी दे रही, बट आयतन तो अपन को रखना टर्म्स किस में रखना पड़ेगा, सांद्रता में रखना। इसका मतलब सांद्रता की तो जानकारी भी नहीं है। बट एक जानकारी है अपन के बारे में, इसके बारे में कि आयतन और सांद्रता में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, इनवर्स होता है। क्या होता है, C इनवर्स 1/V। कंसंट्रेशन इनवर्स वॉल्यूम, मतलब सांद्रता जो होती है वो आयतन की क्या होती है, व्युत्क्रमण पर। इसका मतलब 1/4 गुना आयतन कर दिया जाए तो सांद्रता 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है भैया, तो इसका अपन उसको अपन सॉल्व करते हैं। तो अभिक्रिया में कितना गुना बढ़ जाएगा, घट जाएगा। तो पहला रेट नियम क्या होता है, KAB।
इक्वेशन पर अगर इसके पावर में कुछ भी नहीं है तो अपन उसको क्या मान के चलेंगे 1 R2 बराबर के। इसका मतलब 1/4 की सांद्रता कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स हो जाएगी 1/2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 तो डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, समीकरण फर्स्ट और समीकरण 2 को क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। इसी में चलो डिवाइड कर लेता हूँ टाइम बचत के लिए। ये से कटा, इसे भी कटा, ठीक है। तो R1 अपॉन R2 बराबर कितना हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई के, क्योंकि ए के बिगड़े के लिए के क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो के कट जाएगा, कांस्टेंट ही रहेगा तो दोनों में समान ही होगा, के का मान तो के कट जाएगी, तो कितनी 16, तो R2 बराबर कितना हो जाएगा 16। इसका मतलब अभिक्रिया का वेग जो होता है वो पहले के वेग से कितना हो जाएगा 16 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है भैया, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आपको कॉम्पिटिटिव में ज़्यादा मिलते हैं। इसके ऑप्शन भी आते हैं 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 16 गुना। ठीक है भैया, उसमें अपन को ऑप्शन ढूंढना होता है। ठीक है भैया, चलो नेक्स्ट अपन बारे में बात करते हैं अभिक्रिया का वेग, वेग नियम और वेग स्थिरांक। इसके बारे में अपन ने जानकारी इसे लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ी थी, इसी लेक्चर में भी पढ़ी थी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं अभिक्रिया का वेग, वेग नियम और वेग स्थिरांक। ठीक है भैया, इसको अपन ने इससे अभी पढ़ाई था और नेक्स्ट अपन को फोकस किस में रखना, वेग स्थिरांक में अपन को फोकस रखना है। ठीक है भैया, अब देखो वेग स्थिरांक के बारे में अपन इसके जानकारी लेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आपने 11 में पढ़ा होगा द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम लो मास एक्शन गिवन बाय एम गुलबर्ग और पी वागे। वो क्या बोलता है कि किसी भी अभिक्रिया में जो अभिक्रिया का जो वेग होता है वो क्रिया कारकों की सांद्रता के सक्रिय द्रव्यमान के क्या होता है समानुपाती होता है। सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है समानुपाती, एक्टिव मास। जैसे मान लो कोई भी एक रिएक्शन है A इज गिवन P, प्रारंभ है, मान लो इसकी प्रारंभ में मात्रा, प्रारंभ में t टाइम पर ही ले लेते हैं, t समय पर इसकी मात्रा होती है Ca। ठीक है, तो उसको अपन रेट फॉर्म में लिखते हैं, उसको अपन रेट फॉर्म में लिखते हैं किसमें m गुलबर्ग। तो m गुलबर्ग और p वागे क्या बोलता है R इज प्रोपोर्शनल टू Ca। बोले तो अभिक्रिया का जो वेग होता है वो क्रिया कारकों की सक्रिय सांद्रता के क्या होता है, या सक्रिय मास या सक्रिय द्रव्यमान की क्या होता है समानुपाती होता है। जैसे ही एक समानुपाती चिन्ह हटता है तो क्या आता है कांस्टेंट आता है। क्या आता है कांस्टेंट। उस k को क्या बोला जाता है समानुपाती नियतांक, या इसको बोला जाएगा वेग नियतांक। क्या बोला जाएगा वेग नियतांक, रेट कांस्टेंट। ठीक है भैया, और ये जो रेट कांस्टेंट होता है, ये जो रेट कांस्टेंट होता है वो पदार्थ क्रिया कारक पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर डिपेंड करता है। ठीक है भैया, अब मैं किसी एक अभिक्रिया के लिए लेके, अब चलो एक एक्टिव मास है तो उसके बारे में भी जानकारी दे देता हूँ। सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है। अगर सक्रिय द्रव्यमान दो फेज में दे रखा, एक तो दे रखा सॉल्यूशन फेज में दे रखा और एक दे रखा गैसेस फॉर्म में फेज में दे रखा। अगर सॉल्यूशन फेज में दे रखा तो क्या होगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन एक्वस और इसकी क्या हो जाएगी गैस फॉर्म में रहेगी। तो अगर सॉल्यूशन फेज में होगा तो उसकी अपन क्या यूज करेंगे, उसकी मोलरता यूज की जाएगी। अगर गैस फॉर्म में होगा क्रिया कारक तो उसकी क्या यूज होगा पार्शियल प्रेशर, या बोले तो आंशिक दाब, या इसकी मोलरता भी यूज ले सकते हैं इसकी मोलरता। तो अगर सॉल्यूशन फेज में है क्रिया कारक तो अपन की मोलरता यूज करेंगे, और अगर गैस फेज में है तो उसका क्या यूज करेंगे पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब यूज करेंगे। जैसे एक रिएक्शंस अपन देखते हैं N1A N2B N3C इस प्रोडक्ट। ठीक है, अगर जो रेट एक्सप्रेशन में लिखना है तो R प्रोपोर्शनल टू एक्वस लो मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा A की पावर N1 B की पावर N2 और C की पावर N3। जैसे एक समानुपाती चिन्ह हटता है तो क्या आता है K, तो A की पावर N1 B की पावर N2 C की पावर N3। ये होता है रेट एक्सप्रेशन।
उसको रेट एक्सप्रेशन में ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है इस रिएक्शंस को, ठीक है भैया। या ABC ये अभिकारकों की सांद्रता है, अभिकारकों का सक्रिय द्रव्यमान भी बोल सकते हैं। अगर वो सक्रिय द्रव्यमान सॉल्यूशन फेज में है तो यहाँ मोलर टर्म्स यूज करेंगे, अगर वो गैसियस फेज में है तो उसका पार्शियल प्रेशर टर्म्स यूज करेंगे, ठीक है भैया। अब नेक्स्ट कुछ बात कर लेते हैं के। जो के जो होता है वो पदार्थ की प्रकृति और ताप से इफेक्ट होता है। अगर मान लो के का मान बढ़ेगा, के का मान बढ़ेगा तो आर का मान भी बढ़ता है। अगर मैं उल्टा बोल दूं कि आर बढ़ने पर के बढ़ता, ऐसा कतई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अपन को पता है जो के जो होता है ओनली फॉर ताप से और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर के बारे में और मैं जानकारी दूं कि ये नियत ताप पर अभिक्रिया के लिए इसका मान भी क्या होता है? नियत होता है। आई बात समझ में? और एक रिएक्शन में ताप परिवर्तित कर दिया जाए तो उस के का मान भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। के का मान भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और ये जो इसका जो के का मान होता है वो क्रिया कारकों की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता है। और जो के का जो मान या फिर यूनिट होती है वो कोटि पर निर्भर नहीं करती है, वो फिक्स नहीं होता है उसका मात्रक, उसकी यूनिट जो होती है वो फिक्स नहीं होती है, ठीक है। ये 4-5 टर्म्स बोले के बारे में, वो ध्यान रखना, नोट कर लेना, ठीक है भैया। तो पहला अपन ने रेट के बारे में, एक पदार्थ की प्रगति ताप पर डिपेंड करता है। सेकंड अपन ने क्या बोला कि किसी एक अभिक्रिया के लिए ताप परिवर्तित करने पर के का मान बदल जाता है। तीसरा क्या बोला कि अगर ये के का मान पदार्थ की क्रियाकारक की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता। चौथा क्या बोला, इसकी जो यूनिट होती है वो अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है, ऑर्डर पर निर्भर करती है। ऑर्डर शब्द क्या है वो भी आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है भैया। ये होगी अपने वेग स्थिरांक के बारे में जानकारी होगी। अब अपन आगे पढ़ते हैं कि कुछ नोट लिखवा देते हैं आपको। नोट लिखवाते हैं, उस नोट में बताते हैं कि कोई किसी भी रेट एक्सप्रेशन या रेट दर संबंध लिखा जाता है तो उसके मध्यवर्ती को कभी नहीं लिखा जाता है। तो दर संबंध में मध्यवर्ती को नहीं लिखा जाता है। मध्यवर्ती क्या होता है? जो किसी अभिक्रिया के बीच में जो बनता है, जैसे a + b = c, c + b = e, ठीक है। मध्यवर्ती में क्या हो जाएगा? c से c हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, c से c कट जाएगा। तो यहाँ पर जो रिएक्शंस में जो इंटरमीडिएट होता है, या इंटरमीडिएट कौन है? c, उसको नहीं लिखा जाता है। सेकंड बात करें कि, ठीक है भैया, ये हो गया अपना पहला। सेकंड नोट करवाते हैं। सेकंड बात करते हैं कि अगर किसी अभिक्रिया में कोई भी एक अभिकारक अगर एक्सिस में हो, आधिक्य में हो, तो उसको रेट नियम में नहीं लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करें कि किसी समुद्र में से 2 गिलास पानी अगर ले लूं तो बताओ समुद्र पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? उसकी मतलब उस समुद्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके चाहे 4 गिलास लो, चाहे 10 गिलास लो, या फिर एक पूरा का पूरा टैंक भी ले लो तो भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब उसकी मात्रा पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसका मतलब उसके मापनी योग्य कोई चेंज ही नहीं होता, तो उसके लिए अपन उसकी रेट अपन डिफाइन नहीं कर सकते हैं। उसी तरह इसी अभिक्रिया में, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी अभिक्रिया में अगर एक्सिस में हो तो उसको रेट नियम में नहीं लिखा जाता है। जैसे हाइड्रोलाइसिस वाली जो रिएक्शंस होती है, हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन अभिक्रिया, जल अपघटन, जैसे एस्टर के जल अपघटन के बारे में बात कर लेता हूं। एस्टर, अगर मैं एस्टर का जल अपघटन करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? एक एसिटिक अम्ल मिलता है और एक क्या मिलता है? अल्कोहल मिलता है। यहाँ जो जल होता है वो किसमें होता है? आधिक्य में होता है, ठीक है। अगर मैं इसको रेट लॉ में बात करूं, रेट एक्सप्रेशन में लिखूं तो R = K पावर 1 और H2 की। तो अगर इसका रेट में इस फॉर्म में लिखता हूं तो ये क्या होगा? गलत होगा। उस रेट फॉर्म में H2 को अपन
S2 को अपन नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि एक्सिस में, क्योंकि इसमें कोई मापने योग्य परिवर्तन ही नहीं होगा, क्योंकि रेट क्या होती है, सांद्रता में परिवर्तन की दर होती है, इसकी तो सांद्रता में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा था, इसको अपन नहीं लिखा जाएगा। तो इसको रेट नियम में लिखने का तरीका कुछ इस तरह होगा, ये होगा लिखने का तरीका। तो सेकंड अपन ने क्या बात की थी कि रेट नियम में कोई भी एक्सिस में होता है उसको अपन उस रेट नियम में नहीं लिखा जाता, वो आइए आगे काम आएगा, इसका एग्जाम्पल अपन पढ़ेंगे छद्म कोटि अभिक्रिया में पढ़ेंगे। ठीक है भैया, चलो नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। छोटा सा एक टॉपिक है, उसमें अपन अभिक्रिया का वेग पढ़ा था और वेग स्थिरांक पढ़ा था, उसमें थोड़ा कोरिलेट करते हैं। तो रिलेशन इन बिटवीन आर एंड के, ठीक है, तो मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं, सिर्फ बोलूंगा, आप नोट कर लेना। आर और के में डिफरेंट के बारे में बात करें। सबसे पहले बात करते हैं आर क्या होता है, एकांक समय में सांद्रता में परिवर्तन की दर होती है, सांद्रता में एकांक समय में सांद्रता में परिवर्तन की दर होती है। के क्या होता है, के होता है समानुपाती स्थिरांक होता है। सेकंड बात करते हैं, इस आर का मान सांद्रता पर डिपेंड करता है, इस के का मान सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता। इसको वेग नियतांक बोलते हैं, ध्यान रखना भैया, और इसको वेग बोला जाता है या दर बोलते हैं, ठीक है, रेट, और इसको बोला जाता है रेट कांस्टेंट। ठीक है भैया, तो रिलेशन इन बिटवीन द रेट एंड रेट कांस्टेंट बोले तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं, आर और अभिक्रिया की दर और दर नियतांक। सेकंड बोला ये सांद्रता, इसका मान सांद्रता पर निर्भर करता है और इसका मान सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है भैया, फिर इसके बारे में बात करें कि अभिक्रिया के प्रारंभ में इसका मान बढ़ता है, समय के साथ इसका मान क्या होता है, घटता है। अभिक्रिया के प्रारंभ में मान बढ़ता है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे अभिक्रिया हो रही होती है उसका मान फिर धीरे धीरे क्या होता है, घटता है। और इसके लिए अभिक्रिया का मान क्या रहता है, समान रहता है। क्या रहता है भैया, समान रहता है। चौथी बात कर लेते हैं, इसका जो मात्रक होता है मोल प्रति लीटर सेकंड होता है, और इसका जो मात्रक होता है किस पर निर्भर करता है, कोटि पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, ये अपन ने चार डिफरेंट देखे थे, पहला सांद्रता में परिवर्तन की दर होती है और ये समानुपाती नियतांक होता है। सेकंड, इसका मान सांद्रता पर निर्भर करता है, ये इसका मान सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ये अभिक्रिया के प्रारंभ में इसका मान बढ़ता है, फिर क्या होता है, धीरे धीरे घटता है, इसका मान क्या रहता है, समान रहता है। इसके बारे में बात करते हैं, इसका मतलब समय के साथ इसका मान चेंज होता है, इसका मान चेंज नहीं होता, ये ध्यान रखना। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर सेकंड होता है, इसका मान कोटि पर निर्भर करता है। अब अपन बात कर लेते हैं कोटि पर निर्भर करता है, इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट अपन टॉपिक लेते हैं वेग नियतांक की इकाइयां। क्या लेते हैं, वेग नियतांक की इकाइयां। वेग नियतांक की इकाइयां, यूनिट्स ऑफ के। यूनिट्स ऑफ के बारे में जानकारी देते हैं। अपन ने बताया था कि ये इसका जो यूनिट्स होती है वो अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। देखो एक और बात बताते हैं, अभिक्रिया की दर उसका मात्रक क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, या इसका यूज क्या कर सकते हैं, मिनट इनवर्स भी ले सकते हैं, या फिर इसका और इनवर्स भी। बाकी ये दो टर्म सेम रहते हैं। ये तो अभिक्रिया की दर का होता है, किसका होता है भैया, अभिक्रिया की दर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि इसके वेग नियतांक की इकाई के बारे में बात कर लेते हैं। तो वेग नियतांक की इकाई का जो एक सिंपल सा एक यूनिवर्सल जो फॉर्मूला या यूनिवर्सल रिलेशन है उससे अपन ज्ञात कर सकते हैं के का मात्रक क्या होता है, मोल लीटर 1 माइनस एन, और ये सेकंड इनवर्स। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला रिलेशन होता है जिसका अपन क्या कर सकते हैं, के का मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। ये कैसा है इसका मैं डेरिवेशन भी आपको कराऊंगा, 1 मिनट इसके लिए समझ लो, क्योंकि अपन को लास्ट में जाकर यही तो याद करना है, इसलिए अपन पहले ही समझ लेते हैं। यहाँ n क्या होता है, कोटि का मान क्या होता है,
कोटि का मान। 0 हो सकता, 1 हो सकता, 2 हो सकता। ठीक है भैया। अगर मान लो आपको शून्य कोटि के बारे में पूछे, क्योंकि कोटि का टेप का मात्रा कोटि पर डिपेंड करता है, तो इसका मान अगर 0 पूछे तो n की वैल्यू 0 ले लेंगे। तो पहला अपन कहते हैं शून्य कोटि। शून्य कोटि के लिए क्या होता है, k बराबर क्या था, मोल लीटर 1 माइनस 0 सेकेंड इनवर्स। तो क्या मात्रक आ जाएगा, मोल लीटर, इसको लीटर को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, इनवर्स, और ये सेकेंड इनवर्स। ये आ जाएगा शून्य कोटि का। सेकंड बात कर लेते हैं अपन प्रथम कोटि का। क्या n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और यहाँ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अगर प्रथम कोटि के लिए बात करूं तो n की वैल्यू अपन को कितनी रखनी पड़ेगी, मोल लीटर 1 माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। जिसकी पावर 0 होती है, जिस बेस की पावर 0 होती है, उसका आधार क्या होता है, उसका आधार कितना, 1 मान लेंगे, ये हो जाएगा, तो इसका मान यूनिट क्या जाएगी, सेकेंड इनवर्स। तो प्रथम कोटि की जो यूनिट हो जाएगी कितनी हो जाएगी, सेकेंड इनवर्स। थर्ड बात करते हैं द्वितीय कोटि। द्वितीय कोटि के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो k बराबर कितना हो जाएगा, मोल प्रति लीटर 1 माइनस 2 सेकेंड। तो कितना हो जाएगा, मोल लीटर, और ये ऊपर चली जाएगी राशि, तो अपन लीटर इनवर्स बोल देंगे, और ये कितना, सेकेंड इनवर्स। तो इसका आ जाएगा कितना, एक मिनट, सॉरी, सेकेंड इनवर्स। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर पावर कितने माइनस में रहेगी, तो क्या आ जाएगी, मोल इनवर्स लीटर, जो 1 अपॉन लीटर की पावर माइनस में है, तो ऊपर चले जाएगा, तो इसमें प्लस में हो जाएगी, लीटर प्लस में हो जाएगी, और कितना आ जाएगा, सेकेंड इनवर्स। देखो जीरो ऑर्डर और इसकी जो जो यूनिट्स है मिलती जुलती हैं, बस फर्क इस बात का है कि इसमें क्या होता है, मोल पॉजिटिव में, और इसमें क्या है, इनवर्स में। अब देखो, तो इसका मतलब अपन ने कोई याद नहीं रखी, सिर्फ ये रिलेशन याद रखा, और अपन ने तीनों की कोटि अपन ने ज्ञात कर ली। तो ये सार्वत्रिक रिलेशन होता है जिसका अपन कोटि का मान निकाल सकते हैं। ये अपन डेरिवेशन से भी करेंगे कैसा है, अभी 1 मिनट, बट इससे पहले यही काम आएगा, इसलिए अपन ये देख लेते हैं। देखो कभी कभी अपन भूल जाते हैं 1 माइनस n होता है कि n माइनस 1, तो अपन ये ट्रिक बना लेते हैं 1 न। तो पीछे देखो, सबसे पहला अपन प्रोनाउंसिएशन में 1 आता, मतलब पहले 1, फिर पीछे न आ रहा n, तो न किसके लिए वर्ड, n से, तो न मतलब n पीछे होगा, तो 1 माइनस n। ठीक है भैया। अब इसका अपन एक ये डेरिवेशन देख लेते हैं कि ये संबंध कैसे निकाला जाता है। ठीक है भैया, वो अपन ने पहला जो रिलेशन पढ़ा था सार्वत्रिक, वो अपन निकालना बता देते, वैसे कोई काम का नहीं है, बट आपको बता देते। वेग नियतांक की इकाई, तो कोई भी अभी के लिए n1 प्लस n2 p प्लस n3 c प्रोडक्ट। ठीक है, इसके लिए रेट फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, k a की पावर n1 b की पावर n2 और c की पावर n3। ठीक है भैया। तो a b c क्या सांद्रता है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि सांद्रता, ये भी सांद्रता, n1 बोल दो, इसको n2 बोल दो, ये भी सांद्रता। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूँ। अब वेग नियम से क्या होता है, वेग नियम से dx अपॉन dt बराबर के सांद्रता, इसको मैं समीकरण 2। अब इक्वेशन 1 व इक्वेशन 2 से, मतलब इक्वेशन 1 और 2 को मैं क्या कर देता हूँ, सम कर देता हूँ, तो दोनों को मैं इक्वल कर देता हूँ। सांद्रता की पावर n1, सांद्रता की पावर n2 और सांद्रता की पावर n3, और इसको क्या लिख सकते k सांद्रता। तो सांद्रता ये कितना हो जाएगा, टाइम ना, लीटर, सॉरी सेकेंड। ठीक है, तो इसको मैं सेकेंड बोल सकता हूँ। ठीक है भैया। तो वेग नियम से dx अपॉन dt क्या होता है, सांद्रता परिवर्तन की दर बटा समय, सांद्रता परिवर्तन की दर बटा समय हो जाएगा।
अब मैंने इक्वेशन फर्स्ट और 2 को मैंने सम कर दी, तो बताओ यहाँ पर n1 और n1